हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मात्र 2 घंटे के वीडियो में पूरी इंग्लिश खत्म। यानी कि 2 घंटे के वीडियो में मैं पूरा इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इंग्लिश में हमें कंफ्यूजन है कि इंग्लिश में कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा लेटर पढ़ना है, कैसे क्या लिखना होता है। तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपका इंग्लिश का पेपर 100 मार्क का आता है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि अब की बार हम इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं, यानी कि जो हार्ड वर्क करते हैं। तो अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अब ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये एक महा मैराथन क्लास है। सिर्फ एक ही वीडियो को अगर आप देख कर जाएंगे आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए, देखिए आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। तो चारों सेक्शन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, इन वन वीडियो, यानी कि एक ही वीडियो में। देखिए, ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगा, ना तो आपको कोई ऐसा बताएगा जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका रीडिंग होता है, सेक्शन बी में राइटिंग होता है, सेक्शन सी में ग्रामर होता है, सेक्शन डी में आपका लिटरेचर होता है। ठीक है, तो क्या क्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक आएगा उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। सेक्शन ए सबसे पहले हम देखेंगे, जिसमें आता है रीडिंग सेक्शन। ठीक है, रीडिंग सेक्शन जो आपका है ये 15 नंबर का टोटल आता है, यानी कि 15 नंबर का ये होता है। इसमें एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, उसका आंसर आपको लिखना होगा। 15 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे लिखना है, तो वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें मैं एक एक को सबको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका होता है टोटल 20 नंबर का। इसमें क्या क्या होता है देखिए, आर्टिकल राइटिंग रहेगा और लेटर राइटिंग रहेगा। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं अभी मैं बताऊंगा, एक टॉपिक पर मैं आर्टिकल भी लिखकर बताऊंगा, और लेटर कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि लेटर में कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को, तो लेटर कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सी पर। देखिए सेक्शन सी हमारा क्या है, सेक्शन सी हमारा है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और ट्रांसलेशन रहेगा, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स एंड एटलीस्ट हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। देखिए ग्रामर पोर्शन जो आपका है ये टोटल कितने नंबर का होता है, ये टोटल 25 मार्क्स का होता है, 25 नंबर का। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब टॉपिक पढ़ने होते हैं। सबके हम 3-3 क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, और एटलीस्ट हमारा जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या होता है, सबसे ज्यादा नंबर का सेक्शन डी ही होता है, ये लगभग 40 नंबर का आपका होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोज में क्या आएगा, देखिए प्रोज में आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि प्रोज जो सेक्शन होगा टोटल 15 नंबर का होगा, जिसमें 8 नंबर के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 7 नंबर का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसको भी मैं अभी बताऊंगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, यानी कि पूरा पेपर आपका इंग्लिश में इसी में सॉल्व होगा। उसके बाद में पोएट्री इसमें रहेगा। पोएट्री देखिए प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर। इसमें एक स्टैंजा रहेगा जो कि 6 मार्क्स का रहेगा एंड एक सेंट्रल आइडिया रहेगा जो कि 4 मार्क्स का। 6 + 4 = 10। ठीक है, टोटल ये 10 मार्क्स का होगा। कैसे सॉल्व करना है आपको स्टैंजा, कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ना है, सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है, वो सब इस मैराथन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से बैठिएगा। उसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर पर आते हैं। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का आएगा। प्रोज की तरह इसमें भी आएगा, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। ठीक है, टोटल ये भी 15 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम पूरा इसमें पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश का एक महामैराथन क्लास है। 2 घंटे की ये क्लास चलेगी, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 2 घंटे की क्लास अगर आप नहीं देख सकते तो आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक जो मैं इसमें बता रहा हूं सबको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन ए को, ठीक है। सेक्शन ए में हम रीडिंग पढ़ेंगे, इसमें एक अनसीन पैसेज पढ़ेंगे और उसके नीचे लिखे क्वेश्चंस का आंसर देंगे ताकि हमारा 15 मार्क्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है, और इसमें हमारा अनसीन पैसेज आता है। इसमें एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसका हमें आंसर देना होगा, जिसके लिए हमें 15 नंबर मिलते हैं। उसको हम कैसे सॉल्व करें, देखिए 15 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा, अगर आप ऐसे ही अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपका इंग्लिश का पेपर सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में जो कि है रीडिंग सेक्शन, इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर देना होगा। आपको 15 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो सेक्शन ए समझ लीजिए मैं इस वीडियो में सॉल्व करवा के ही रहूंगा, ठीक है। तो देखिए कंप्रेहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, ठीक है, कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले पैसेज को हम देखते हैं। देखिए जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, पहले पैसेज को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये आपका पैसेज है, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर तभी आप दे पाएंगे जब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है, हिंदी मीनिंग के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी चीज मैं बताता हूं वो बच्चों को हमेशा के लिए समझ में आ जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सेक्शन बी जिसमें आर्टिकल और लेटर होता है उसका भी वीडियो लाऊं एक वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तबाही मचा दें, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ये बेड ऑफ थॉर्न्स। देखिए लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेज, जो हमारा जीवन है वो गुलाबों की सेज नहीं है, बट ये बेड ऑफ थॉर्न, लेकिन कांटों की सेज है। देखिए हमारा जो जीवन है वो गुलाबों की सेज नहीं है, ये मत समझिए इसमें आराम ही आराम है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो यहां पर आराम को हमने फूलों की सेज कहा है और कठिनाइयों को हमने कांटे कहे हैं, ठीक है। तो जीवन गुलाबों की सेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है। देखिए इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, इट इज फुल ऑफ, ये भरा हुआ है डेंजर खतरों से, एंड डिफिकल्टीज कठिनाइयों से। ये हमारा जो जीवन है ये खतरों से और कठिनाइयों से भरा हुआ है। कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। हर एक आदमी के साथ उसका खतरा, ठीक है, खतरा हमेशा रहता है साथ में। आगे देखिए, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। देखिए दे हैव टू बी ओवरकम, ठीक है, हमें इन्हें दूर करना होगा। इफ अगर बी आर टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होना है, हमें इनको दूर करना होगा। हमें अपने जीवन की कठिनाइयों और खतरों को दूर करना होगा अगर हमें जीवन में सफल होना है तो, ठीक है। देखिए मैं पहले ध्यान से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ भी पढ़िए ध्यान से पहले हिंदी मीनिंग निकालिए। अगर इसका हिंदी नहीं जानेंगे आप तो इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है आप पढ़ते पढ़ते को छोड़कर चले जाएं, जब भी देखें ध्यान से समझिए, ठीक है। आगे देखिए, इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन के भाग दौड़ में, ठीक है, बी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, हमें रिस्क से नहीं डरना चाहिए। बी शुड नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डर, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो हमें रिस्क से नहीं डरना चाहिए, ठीक है, हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए। व्हिच इज बट नेचुरल, ये स्वाभाविक है, ये जो है स्वाभाविक है। जो रिस्क है ये स्वाभाविक है, रिस्क होता है। अगर आप रिस्क लेते रहे तो एक दिन बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल, यानी कि जीवन का दौड़ में हमें उस जोखिम से नहीं डरना चाहिए जो स्वाभाविक है, ठीक है। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोएस टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ, सफलता आपको तभी अपने जीवन में मिलती है, ठीक है, यह सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है, गोएस टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, जो जोखिम का स्वागत करते हैं, जो रिस्क को वेलकम करते हैं, आइए निपट लेंगे आपसे भी, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जीवन में किसी भी कार्य में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो जीवन का स्वागत करते हैं, ठीक है, उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है। आगे देखिए,
साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लिव्स एंड कंफर्ट। देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत प्यारी लाइन है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट, यानी कि जो हमारा वैज्ञानिक है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इतनी सुख सुविधाओं को, ठीक है, यानी कि वे इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। देखिए वंडरफुल अचीवमेंट, अद्भुत उपलब्धियां, तो जो हमारे विज्ञान है वो इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाती इफ अगर आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को रिस्क में, यानी कि सुख सुविधाओं को जोखिम में ना डाला होता। इसका मतलब क्या है, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अपने जीवन के सुख सुविधाओं को अगर जोखिम में नहीं डालते तो विज्ञान इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। ठीक है, आगे देखिए, द मोर डिफिकल्टीज ये वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट। यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई कार्य जितना कठिन होता है उसे करने के लिए हमारे प्रयास भी उतने ही कठिन होने चाहिए। देखिए ये वर्क इज द हार्डर, कोई भी काम जितना ज्यादा कठिन होगा, द मोर डिफिकल्ट ये वर्क इज, जितना ज्यादा कोई कार्य कठिन होगा, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट। हमारी जो उपलब्धियां हैं, यानी कि जो हमारे प्रयास हैं, ठीक है, वो भी उतने ही कठिन होने चाहिए, तभी हम कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। ठीक है, लाइफ इज नॉट ये स्मूथ सैलिंग, जीवन एक सहज नौकायन नहीं है, इसमें हम लोग नौका की तरह रहते हैं। ठीक है, इस पार से उस पार बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं और कठिनाइयां भी मिलती हैं, क्योंकि जीवन जो है ये सुख दुख का संगम है। ठीक है, देखिए, हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो भी जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जीवन में छोटी छोटी मुश्किलों से जो जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं है, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। यानी कि देखिए क्या कहा है, बहुत प्यारी लाइन, बट ब्रेव हार्ट, जो बहादुर दिल होते हैं, बहादुर दिल वाले होते हैं, वो अचीव फेम, वो प्रसिद्धि हासिल करते हैं, एंड ऑनर, और सम्मान हासिल करते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, वे जोखिम लेने का एंजॉय करते हैं, यानी कि जोखिम को जोखिम नहीं समझते, उसको एंजॉय के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन जो बहादुर दिल वाले लोग होते हैं उनको शोहरत और सम्मान इसलिए हासिल होते हैं क्योंकि उन्हें जोखिम उठाने में मजा आता है। देखिए, दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, उसे जोखिम उठाने के लिए मजा आता है। इन शॉर्ट, रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मायरेकल्स। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर संक्षेप में बोले, ठीक है, संक्षेप में कहें तो रिस्क ब्रिंग सक्सेस, जो जोखिम होता है वो सफलता लाता है, एंड वर्क मायरेकल्स, और जो काम होता है वो चमत्कार करता है। तो इस प्रकार से कहें, अगर जो संक्षेप में अगर कहें तो जोखिम सफलता लाता है और चमत्कार करता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप लोग पढ़ लिए। अब इसके नीचे अगर 5 क्वेश्चन दे भी दिए गए तो हम सब सिंपली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको देखना है। देखिए, क्वेश्चन है हाउ इज मैन्स लाइफ, यानी कि जो आदमी है, जो मनुष्य उनका जीवन कैसा है। तो देखिए, इसी में दिया गया है, ये देखिए, इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, यह खतरों से और कठिनाइयों से भरा है। बस हो गया हमारा आंसर। अब चलिए पहले का आंसर लिखते हैं। देखिए, एक एक का आंसर लिखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो होगा ये कितने नंबर का रहेगा मेरे दोस्त, 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा ये भी 3 नंबर का रहेगा, तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा ये भी 3 नंबर, चौथा भी 3 नंबर, और पांचवा भी वोकेबुलरी रहेगी 3, ये भी 111 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के ये भी रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ इज मैन्स लाइफ, जो आदमी का जीवन है वो कैसा है। तो यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना होगा, लेकिन मैं आपके साथ अच्छे से लिखूंगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, जो मनुष्य का जीवन है वो आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स डिफिकल्टीज एंड रिस्क्स ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर डिफिकल्टीज एंड रिस्क। यानी कि क्या कहा गया, मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स डिफिकल्टीज एंड रिस्क, यह खतरों
कठिनाइयों और जोखिम से भरा है, ठीक है, रिस्क से भरा है। बस हो गया। तो इन सबका आंसर हमें पैसेज में ही मिल जाएगा। 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। तो कुछ है नहीं। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, अरे सर इतना बड़ा पैसेज आ गया, इसका आंसर कैसे देंगे। कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो बड़ी से बड़ी चीज को भी छोटा बना सकते हैं, या छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा बना सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। यानी कि अगर हमें अपने जीवन में सक्सेस होना है तो क्या करना चाहिए, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमें इसी में मिल जाएगा। देखिए कहां लिखा है, ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। तो देखिए अभी हमने पैसेज पढ़ा, हमें बहुत सारी चीजें मिली। देखिए हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने बताया था अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें जोखिम उठाना होगा और अपने जो कंफर्टेबल फीलिंग है यानी कि अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। तो आप लिख सकते हैं टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क, क्योंकि देखिए बहुत जगह यहां पर कहा गया है कि हमें रिस्क लेना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं कि रिस्क लेना। देखो वी शुड नॉट बी अफ्राइड ऑफ रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल, हमें जो है रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। नीचे भी यही कहा गया है, देखिए बहुत सारी चीजें कहा गया है, हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, ठीक है, यानी कि हमें रिस्क लेना चाहिए। इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग सक्सेस, क्या लिखा है, इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग सक्सेस, जोखिम जो है वो हमें सफलता प्रदान करता है। तो हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए और हमें अपने कंफर्ट का त्याग करना चाहिए। तो उसका भी आंसर हम यहां पर लिखेंगे दूसरा, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, दूसरा ऐसे डालेंगे, आप लोग ध्यान से अच्छे से कॉपी में लिखेगा। तो देखिए टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, बी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, यानी कि जीवन में सफल होने के लिए हमें जोखिम उठाना चाहिए, रिस्क से नहीं डरना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, और हमें जो है आराम का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आराम आप ढूंढेंगे उतनी ही देर में आप सफल होंगे, क्योंकि आराम हराम है, ठीक है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा जिंदगी में, तभी आप बहुत ज्यादा आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, ठीक है। तीसरा क्या है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या हासिल करते हैं। तो मैंने बताया था बहादुर दिल वाले क्या हासिल करते हैं। तो देखिए वीकर हार्ट, यहां पर बहुत सारी चीजें दी गई थी आपके इसमें, देखिए यहां पर दिया गया था, ठीक है, इसी में आप ढूंढिए कहां है बहादुर लोग। तो देखिए यहां पर दिया गया था, बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हैं, ठीक है, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ दूसरा है, देखिए क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए, मैंने चौथा पढ़ दिया था। देखिए हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी मुश्किलों से कौन डरता है। तो मैंने बताया था जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो तो नहीं डरेंगे, लेकिन जो वीकर हार्ट वाले होते हैं, कमजोर दिल वाले, वो छोटी छोटी मुश्किलों से डरते है, ठीक है। तो बहादुर दिल वाले तो नहीं डरेंगे, लेकिन जो बहुत कमजोर दिल वाले हैं वो छोटी छोटी मुश्किलों से डरेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर भी उसी में मिल जाएगा, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि छोटी छोटी मुश्किलों से कौन डरता है। तो यहां पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं वीकर हार्ट, इस पर हम लोग हेडिंग डालेंगे थर्ड आंसर, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, और लिखेंगे वीकर हार्ट्स यानी कि जो कमजोर दिल वाले होते हैं, ठीक है, weaker hearts who are not prepared to take risk are frightened by petty difficulties,
डिफिकल्टीज। तो क्वेश्चन आपका था हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि छोटी छोटी मुश्किलों से, छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डरता है? तो वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं, जो जोखिम नहीं उठाना चाहते, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो जो है छोटी छोटी कठिनाइयों से, छोटी छोटी कठिनाइयों से वो डरेंगे। ठीक है, वो रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो जो रिस्क नहीं उठाएगा वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। जिंदगी तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन जो अलग अंदाज में जीना होता है, वो जो रिस्क उठाते हैं वही लोग जी पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या हासिल करते हैं? तो इसका आंसर देखिए इसी में है, ये देखिए, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, यश और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वही लिख देंगे सिंपल सा। 4th का क्या लिखेंगे? ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। ठीक है, एंड ऑनर। देखिए, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं, यानी कि यश और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 क्वेश्चन आता है, 4 तक हमने देख लिया। ये 3 मार्क्स के एक रहेंगे, 12 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें 3 वोकेबुलरीज रहेंगी। जैसे देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, यानी कि इस पैसेज में आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या है? अगर देखा जाए आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? नेचुरल होगा। ठीक है, तो वो इसी पैसेज में कहीं ना कहीं दिया होगा। ठीक है, इसी पैसेज में कहीं ना कहीं नेचुरल लिखा होगा। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए, बट नेचुरल। ठीक है, तो देखिए आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो नेचुरल होगा। तो यहां पर पूछा गया व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, यानी कि इस पैसेज में आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कौन सा है? नेचुरल। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट, ये वी नंबर यानी कि 5वां नंबर है, इस प्रकार से रहेगा। इसका फर्स्ट लिखेंगे हम नेचुरल। ठीक है, जो नेचुरल है ये आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए जाएंगे आपसे वोकेबुलरी से। ठीक है, दूसरा देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फेयर, यानी कि इस पैसेज में फेयर का दूसरा यानी कि सिनोनिम्स कौन सा है? फेयर मतलब होता है डर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स कौन सा है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड दिया गया है जिसका मतलब भी डर होता है? तो देखिए, मैंने आपसे बताया था कि एफ्रेड का मतलब भी डर होता है। वी शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल, यानी कि हमें जोखिमों से नहीं डरना चाहिए, हमें कठिनाइयों से, रिस्क से नहीं डरना चाहिए। तो एफ्रेड होगा इसका सिनोनिम्स। एफ्रेड का मतलब भी डर होता है। तो यहां पर पूछा गया था व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फियर, यानी कि इस पैसेज में किसका मतलब फियर है, यानी कि डर है। तो यहां पर हम दूसरा नंबर लिखेंगे। ये आप लोग ये सब पेन मत यूज कीजिएगा, अच्छा वाला यूज कीजिएगा। ठीक है, तो नेचुरल का मतलब होगा एफ्रेड, रेड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, यानी कि इस पैसेज में मायरेकल का एक एडजेक्टिव फॉर्म दिया गया है, यानी कि आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है कि इस पैसेज में मायरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। देखिए, मायरेकल का मतलब होता है चमत्कार। ठीक है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा चमत्कारी। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? मायरेकल हमारे पैसेज में दिया गया है। ठीक है, कहां दिया गया है उसको देख लेते हैं हम पैसेज में। ठीक है, तो ये देखिए सबसे नीचे दिया गया है मायरेकल। मायरेकल का मतलब होता है चमत्कार। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो मैंने बताया चमत्कारी, जिसको हम लोग लिखते हैं मायरे क्यूलियस से। ठीक है, मायरे क्यूलियस, इसका मतलब होता है चमत्कारी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 वोकेबुलरीज। तो इस प्रकार से आपका जो पैसेज होगा उसके नीचे टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन तक आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन जो होगा इसमें 3 वोकेबुलरी रहेंगी, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स टोटल दिए जाएंगे। यानी कि 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 3, टोटल 5 है, तो 5 क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन ये रीडिंग।
समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप रीडिंग को, पैसेज को रीड करके उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका आंसर आप ऐसे अच्छे से 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है रीडिंग सेक्शन में। ठीक है, देखिए हम इस टॉपिक पर आज आर्टिकल लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट ए लेटर टू द मैनेजर बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस आस्किंग हिम टू रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, यानी कि यहां पर किस में लिखना है आपको, बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें खराब वस्तुओं को बदलने के लिए कहा जाए। देखिए क्या हुआ है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर, यानी कि मैनेजर को एक पत्र लिखिए, बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस, जो बैट और बॉल इंटरप्राइजेस का प्रबंधक है। ठीक है, आस्किंग हिम टू रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम, यानी कि जो डिफेक्टिव आइटम है, खराब वस्तुएं हैं, उनको बदला जाए। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस के प्रबंधक को एक पत्र लिखना है जिसमें खराब वस्तुओं को बदलने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो इस पर कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे आप किसी स्कूल के लिए लिख रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और वहां का जो आइटम है, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम है खेल कूद वाला, तो उस पर अगर आपको पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे ऑल सेंट स्कूल। ऑल, जैसे मान लीजिए सेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो ऑल सेंट्स स्कूल। ठीक है, सेंट्स स्कूल ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए मान लीजिए ये स्कूल जो है ये नोएडा में है, तो हम यहां पर लिख देंगे नोएडा। ठीक है, जैसे स्कूल में कुछ बच्चे खेलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, ठीक है, और उनके जो आइटम्स हैं, जो खेलने वाले आइटम्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो ऐसे आपको लिखना है। यहां पर कुछ डेट हम वैसे लिख देंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 24, ठीक है, 24 फरवरी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। 2023 मैंने लिख दिया, आपको लिखना नहीं है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, 2023 हमने मान लीजिए लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या लिखना है, मैनेजर को लिखना है। किसको लिखना है पत्र, तो द मैनेजर, द मैनेजर। ठीक है, द मैनेजर हमने लिख दिया। अब देखिए मैनेजर कहां का है, वो न्यू दिल्ली का है, मान लीजिए न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, जैसे आप साइंस स्कूल के हैं नोएडा के, आपको 24 फरवरी 2023 को आप न्यू दिल्ली के इंटरप्राइजेस, बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस के मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर आपको जब भी आप लेटर लिखें तो आपका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमने हेडिंग डाल दिया। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट्स में हम ऐसे हेडिंग डाल के ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, देखिए डिफेक्टिव आइटम है, तो यहां पर लिख देंगे डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स, यानी कि आप डिफेक्टिव आइटम पर लेटर लिख रहे हैं। अब आपको लिखना है, जैसे मैनेजर हैं तो इनके लिए हम सर का यूज करेंगे, इनके सम्मान के लिए, तो ऐसे हमने लिख दिया सर। ठीक है, सर लिख दिया। अब आपको लिखना है आई विश, देखिए मैं लिखकर बताऊंगा यहां पर, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड, ठीक है, टूवर्ड्स द बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई। ठीक है, देखिए मैं अभी लिख रहा हूं आपको, देखिए अभी मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। ऊपर मैंने क्या लिखा है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। आप क्रिकेट किट्स, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का जो सामान है उसमें कोई खराबी है, तो यहां पर लिखेंगे क्रिकेट किट्स। ठीक है, देखिए मेरे यहां पर स्पेस थोड़ा कम है, आपकी कॉपी में स्पेस होगा। ठीक है, सिर्फ आपको लिखना होगा फुटबॉल्स, मान लीजिए फुटबॉल का जो है उसमें भी कुछ खराबी है। ठीक है, वॉलीबॉल्स, तो यहां पर वॉलीबॉल भी लिख देंगे, वॉलीबॉल्स। ठीक है, एंड द नेट्स, ठीक है, which I received on, ठीक है। अब जैसे वहां पर 24 फरवरी आपने लिखा था, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 20 फरवरी लिख दूंगा, ऐसे कुछ लिख देंगे। ठीक है, 20 फरवरी, ठीक है, 2023 ऐसे मैंने लिख दिया।
तो देखिए इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले अभी और भी लिखना है। देखिए मैंने लिखा कि किस स्कूल से हैं आप, कब आपने लिखा ये पत्र मैनेजर को। सब्जेक्ट में डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड, यानी कि जो खेलने के सामान है उसमें डिफेक्ट है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, उसमें क्या है, खराबी है, यानी कि उसमें कुछ जो सामान है वो डिफेक्टिव है। तो लिखेंगे सर आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिकेट किट्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड द नेट्स व्हिच आई रिसीव्ड ऑन 22 फरवरी 2023। ठीक है, यानी कि आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा टुवर्ड द बल्क ऑर्डर, यानी कि थोक, जो थोक वाले आदेश हैं, फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिकेट किट्स, यानी कि क्रिकेट किट्स की सप्लाई, ठीक है, फुटबॉल्स की, वॉलीबॉल्स की एंड द नेट्स, और नेट्स की, ठीक है, व्हिच आई रिसीव्ड ऑन 22 फरवरी 2023। यानी कि मैं आपका ध्यान क्रिकेट किट, फुटबॉल की आपूर्ति के थोक आदेश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें वॉलीबॉल और नेट्स जो मुझे 22 फरवरी 2023 को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ठीक है, अभी भी और भी बहुत सारी चीजें लिखनी है, उसको भी लिखेंगे आई एम सॉरी, ठीक है, टू इन्फॉर्म यू दैट मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स received at our end, ठीक है, are defective ठीक है, and substandard, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, यानी कि मैं जो है मुझे आपको सूचित करते हुए खेद हो रहा है दैट की मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स गुड, यानी कि खेलने के जितने भी सामान है रिसीव्ड मुझे प्राप्त हुए हैं, एट आवर एंड आर डिफेक्टिव एंड सब्सटेंसेज, यानी कि वो दोषपूर्ण, डिफेक्टिव और घटिया है। यानी कि मुझे आपको यह सूचित करते हुए बहुत खेद हो रहा है कि जितने भी खेलने के सामान मुझे प्राप्त हुए हैं उसमें से ज्यादातर डिफेक्टिव और घटिया है, यानी कि उनकी क्वालिटी है ही नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्वालिटी वाला, ठीक है, और यहां पर क्या है, सब स्टैंडर्ड, यानी कि घटिया है, ठीक है। आगे लिखेंगे देयर फोर, अब रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, ठीक है, देयर फोर आई रिक्वेस्ट you to depute someone to attend to this complaint and रिप्लेस, यानी कि आप रिप्लेस करने के लिए उनसे क्या करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं, दैट की टू डिप्यूट समवन टू अटेंड, यानी कि इसको बदलने के लिए नियुक्त करें किसी को, ठीक है, टू दिस कंप्लेंट, इस शिकायत के लिए, एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम, और इन डिफेक्टिव आइटम को रिप्लेस कीजिए, उसके जगह पर दूसरा दीजिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस शिकायत पर ध्यान देने के लिए किसी को नियुक्त करें। देखिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू डिप्यूट समवन टू अटेंड दिस कंप्लेंट, यानी कि इस शिकायत को, इस जो मैं शिकायत कर रहा हूं इस पर ध्यान देने के लिए किसी को नियुक्त करें, और एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, और इन सभी वस्तुओं को जल्दी से बदलिए, जितना जल्दी हो सके, यानी कि एज सून एज पॉसिबल का मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको बदलिए, ठीक है। अब हो गया इतना, तो आपने रिक्वेस्ट भी कर दिया लेटर में। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंक यू लास्ट में लिखना जरूरी है, थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग
यू हमने लिख दिया, ठीक है। थैंकिंग यू ऐसे लिखेंगे, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली। अब अपना नाम लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं, नाम लिखें या ना लिखें, ठीक है। जो बच्चा मान लीजिए जिसने पत्र लिखा, जैसे मैं हूं शुभम गोस्वामी, तो मैंने लिख दिया शुभम गोस्वामी, ठीक है, शुभम गोस्वामी जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर आप हैं कौन, हम हैं मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का मतलब हम जो है शारीरिक शिक्षा के निर्देशक हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे थैंक यू योर सिंसियरली शुभम गोस्वामी, यानी कि आपको धन्यवाद सादर, ठीक है, योर सिंसियरली शुभम गोस्वामी, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक हैं हम, ठीक है। तो ऐसे आपको एक लेटर लिखना होगा। मेन इसमें क्या है जो आपको जानना जरूरी है, आप लोग जब भी लिखें तो कोई स्कूल का नाम, जैसे मान लीजिए हम डिफेक्टिव आइटम पर लिख देते तो मैंने स्कूल का नाम लिखा, वो कहाँ है, आपने पत्र कब लिखा और किसको लिखा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, फिर सर लिखकर उसके बारे में पूरा डिटेल अच्छे से लिखेंगे कि आखिर क्या है। लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में हम थैंकिंग यू डालेंगे, योर सिंसियरली डालेंगे और ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन सी है आपका, इसका नाम है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें टोटल 10 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, चौथा है सिंटैक्स, पांचवा है आइडियम्स एंड फ्रेजेज, छठवां है एंटोनिम्स, सातवां है सिनोनिम्स, आठवां टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 9 नंबर है होमोफोन्स और लास्ट में है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हम इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जितने भी मैंने आपको टॉपिक ऊपर बताए 1 से लेकर 9 तक, इनके हम 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 9 टॉपिक हैं। एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 27 क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे, यानी कि जो आपको इंग्लिश ग्रामर में हिंदी का पैसेज दिया जाता है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इसको कैसे करें, कोई ट्रिक है? तो इसका एक ट्रिक है जिसकी सहायता से आप हिंदी को इंग्लिश में बहुत ही आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका इंग्लिश ग्रामर सेक्शन है वो टोटल 25 मार्क्स का आता है, यानी कि 25 नंबर का आपका ग्रामर सेक्शन होता है, सेक्शन सी। तो 25 नंबर अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस टॉपिक को, सबसे पहला टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में, इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास ज्यादा समय अब नहीं है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड, यानी कि मोहन कहता है मैं फील्ड में खेलता हूं, ठीक है। यहां पर टेंस ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें देखिए सेज है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट में है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो क्या होगा, हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, जो टेंस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे मोहन सेज, ठीक है, सेज को ऐसे ही रहने देंगे। अब अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए कौन सा टेंस है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए रूल के हिसाब से चलें तो इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। लेकिन अगर यहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। बीच में हम ऐसे दैट लगा देंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के लिए हम यूज करेंगे ही। मैंने बताया था आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है, ऐसे बताया था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ठीक है। ये सन वाला ट्रिक याद रखिएगा, सन का मतलब पुत्र, ठीक है। तो मोहन सेज दैट ही अ प्ले, अब चूंकि टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं तो देखिए जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। देखिए आई था तो हमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ही सी इट तथा जो एक वचन करता होते हैं, एक वचन सब्जेक्ट होगा, उसके लिए हम एस या ईएस वर्ब में लगाएंगे, ठीक है। तो ही प्लेज इन द
इन द फील्ड। ठीक है, अब ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको डायरेक्टली लिखना है मोहन सेज दैट ही प्लेज इन द फील्ड। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये आपका कौन सा टेंस था, ये सिंपल सेंटेंस था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिए विनय सैड, विनय ने कहा। ठीक है, यहां पर आप लोग डबल इन्वर्टर कॉमा रख दीजिएगा। विनय सैड, विनय ने कहा आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, यानी कि मैं सोमवार को आगरा गया। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आपको पहचानना है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टेंस में है। देखिए विनय सैड, विनय ने कहा आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, मैं सोमवार को आगरा गया। ठीक है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, यानी कि यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए ये आपका पास्ट में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं है, तो यहां पर इसके वर्ब में हम परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे विनय, विनय। ठीक है, अब सैड का हम सैड ही रहने देंगे, सैड। ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट। अब देखिए आई बदलेगा विनय से, विनय के लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में हम हैड लिखते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट था और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ठीक है, तो ही हैड गॉन टू आगरा, टू आगरा ऑन मंडे, ऑन मंडे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच था ये पास्ट इंडेफिनिट में था, तो जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता। एक और है, इसको भी देख लेते हैं। 3 मैंने लिया है, 3 मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने सभी को सिंपल ही लिया है। ठीक है, देखिए गीता सेड टू हर मदर, गीता ने अपने माता जी से कहा बी बियर गोइंग लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखना है आपको, बी बियर गोइंग, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, गोइंग, क्वेश्चन में भूल गया मैं, तो यहां पर ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो गीता सेड टू हर मदर, गीता ने अपने माता जी से कहा वी वी गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा टेंस है, जा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये आपका टेंस जब आया रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे गीता, गीता ऐसे रखेंगे। अब देखिए सैड टू के स्थान पर यहां पर टोल्ड लिखेंगे। ठीक है, टोल्ड, सैड टू के स्थान पर पता है आपको टोल्ड लिखते हैं, तो टोल्ड हर मदर, हर मदर। ठीक है, अब बीच में लगाएंगे दैट। अब देखिए बी अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में है तो बी को हमेशा दे में कन्वर्ट कर देते हैं। बी का मतलब हम का मतलब कई लोग हैं। ठीक है, तो जब इसको बदलेंगे तो दे लिख देंगे। ठीक है, तो दे। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैड लगाते हैं, बीन लगाते हैं। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो वर्ब है गोइंग, तो गोइंग ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हैड बीन गोइंग टू मार्केट। अब ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो गीता टोल्ड हर मदर दैट दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फर्स्ट टॉपिक के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, जैसे यहां पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं। देखिए ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है या वह बहुत मेहनत करता है। ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में अवश्य सफल होगा। ठीक है, डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से या अवश्य सफल होगा। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को देखिए, 2 सेंटेंस है, एक आपका ये और एक ये। ठीक है, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। वो भी कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ब्रेकेट में दिया रहेगा। दोनों को जोड़कर उसी सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, बस इतना करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह अपने जीवन में अवश्य सफल होगा, या वह अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होगा। तो यहां पर इसे सिंपल में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो कुछ करना नहीं है। देखिए यहां पर ऐसे लिखेंगे ही वर्क्स सो हार्ड। ठीक है, सो हार्ड, वह इतना कठिन परिश्रम करता है, दैट की
he will definitely succeed in his life, ठीक है, in his life। तो ही वर्क सो हार्ड दैट ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज लाइफ, यानी कि वह इतना कठिन परिश्रम करता है कि वह अपने जीवन में अवश्य सफल होगा, यानी कि वह अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर सो का यूज कर दिया, यहां पर दैट का, ठीक है। बस ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर भी वही था, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह अपने जीवन में अवश्य सफल होगा। नीचे क्या है, ही वर्क सो हार्ड दैट ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज लाइफ, ठीक है। यानी कि वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह इतना कठिन परिश्रम करता है कि वह अपने जीवन में अवश्य सफल होगा, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो ऊपर कहा जा रहा है वही नीचे भी कहा जा रहा है, सिर्फ मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया और एक ही यहां पर फुल स्टॉप लगा है, यानी कि ये एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, सी स्टडीज इन ए कॉन्वेंट स्कूल, वह एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। सी ऑलवेज कम फर्स्ट इन हर क्लास, वह हमेशा अपने क्लास में प्रथम आती है, ठीक है। यानी कि वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, वह हमेशा अपने क्लास में प्रथम आती है। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। कैसे बदलेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए, सी ऑलवेज, पहले इसको लिख देंगे सी ऑलवेज कम, दूसरे सेंटेंस को हम पहले लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, मतलब अच्छे से करना है, चाहे आप पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, ठीक है। तो सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास इन द स्कूल, ठीक है, इन द क्लास इन द स्कूल, ठीक है। इतना तो हो गया कि वह स्कूल में अपने क्लास में प्रथम आती है, हमेशा प्रथम आती है। अब कहां आती है, वेयर सी स्टडीज, वेयर सी स्टडीज, मैंने वेयर लगा दिया, यानी कि ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास इन द स्कूल, यानी कि वह स्कूल में अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। वेयर सी स्टडीज, जहां वह पढ़ती है, ठीक है। तो वेयर का यूज कर दिया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुका है, बस हो गया, ठीक है। ऐसे तीसरा देखिए, इसको भी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई लिव एन एरी हाउस, यानी कि मैं एक हवादार घर में रहता हूं। इट इज डबल स्टोरेड, यह 2 मंजिला है, यानी कि मैं एक हवादार घर में रहता हूं, यह 2 मंजिला है। इसको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे आई लिव ए डबल स्टोरेड, ठीक है। पहले इसको लिख देंगे, ये डबल स्टोरेड हाउस, ठीक है, हाउस। बीच में लगा देंगे व्हिच इज एरी, व्हिच इज एरी, तो ये भी वही मीनिंग सेम है। देखिए, व्हिच लगा दिया बस। आई लिव ए डबल स्टोरेड हाउस, यानी कि मैं एक 2 मंजिला घर में रहता हूं। व्हिच इज एरी, जो हवादार है। ऊपर क्या था, मैं एक हवादार घर में रहता हूं, जो वह 2 मंजिला है। नीचे क्या है, मैं 2 मंजिला वाले घर में रहता हूं जो हवादार है, ठीक है। बाकी सेम है, देखिए मीनिंग दोनों में सेम है, यानी कि कहने का जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो इसके भी 3 क्वेश्चन देख लिए। ऐसे हम 3 क्वेश्चन सभी टॉपिक के पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा ट्रांसफॉर्म करना। इसमें भी ब्रैकेट में जो दिया रहेगा उसी में हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए, मोहन इज द मोस्ट स्टडीज बॉय इन द क्लास, यानी कि मोहन क्लास में सबसे पढ़ने वाला लड़का है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का है, ठीक है। इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में, देखिए द मोस्ट लगा है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, देखिए ऐसे लिख देंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्टडियस एज मोहन, ठीक है। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्टडियस एज मोहन, यानी कि क्लास में कोई भी लड़का मोहन के जितना पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। नो अदर बॉय इन द क्लास, यानी कि क्लास में कोई भी लड़का नहीं है, इज एज स्टडियस एज मोहन, यानी कि मोहन की तरह पढ़ने वाला, ठीक है, जितना कि मोहन पढ़ता है। देखिए, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्टडियस एज मोहन, यानी कि क्लास में कोई भी लड़का इतना पढ़ने वाला नहीं है जितना कि मोहन, ठीक है। तो ये आपका कॉम्परेटिव पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, सुपरलेटिव से डायरेक्टली पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
फर्स्ट वाला। देखिए इसमें भी मीनिंग ना बदले तो अच्छा रहेगा, ठीक है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अच्छा दूसरा देखिए हमारा क्या है, ही इज टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी, यानी कि वह रुपए खर्च करने के लिए बहुत कंजूस है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ही इज टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी, यानी कि वह रुपए खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा कंजूस है। तो इसको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मीनिंग भी ना बदले, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे ही इज, टी डबल ओ वाले टू को जब हम हटाते हैं तो सो का यूज करते हैं, सभी को पता होगा, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी डबल ओ वाले को रिमूव टू आता है कि रिमूव टू को हटा दीजिए, ठीक है। तो उसके जगह पर सो लगाते हैं, ही इज सो माइजर, माइजर बीच में लगा देंगे दैट, ठीक है, बीच में लगा देंगे दैट। अब ही सब्जेक्ट को यहां पर फिर लिख देंगे, कैन नॉट का यूज कर देंगे, कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, एनी मनी, ठीक है। तो ही इज सो माइजर दैट ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, यानी कि वह इतना कंजूस है कि वह रुपए खर्च नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला। मैंने इसको निगेटिव में बदल दिया और मीनिंग सेम है। देखिए ऊपर क्या था, वह रुपए खर्च करने के लिए बहुत कमजोर है, बहुत कंजूस है, यानी कि वही मीनिंग सेम है, वह इतना कंजूस है कि वह रुपए खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, द ताजमहल इज रियली ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि ताजमहल वास्तव में बहुत सुंदर इमारत है, ठीक है। इसको बदलना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, फिर इसकी विशेषता लिखेंगे, बिल्डिंग की विशेषता कि ये ब्यूटीफुल है, तो व्हाट आ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब फिर लिखेंगे बिल्डिंग, कौन ब्यूटीफुल है तो बिल्डिंग, ठीक है, व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब कौन है तो द ताजमहल, द ताजमहल इज, ठीक है। तो व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजमहल इज, यानी कि कितना सुंदर इमारत है ताजमहल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में हमें बदलना होता है, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं और इसमें भी मैं बता रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जो कि है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है अगर सेंटेंस में कोई गलती है उसको सही कीजिए, हिंदी में बोले तो वाक्य संशोधन, ठीक है। मतलब सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं अगर, तो उसको हमें सही करके लिखना होता है सिंटैक्स में, ठीक है। देखिए फर्स्ट है 100 रुपीज आर नॉट ये बिग सम दीज डेज, यानी कि 100 रुपए आज के दिन, यानी कि इन दिनों 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। आज के जमाने में 100 रुपए कुछ नहीं है, पहले 100 रुपए बहुत होते थे, ठीक है। तो 100 रुपी आर नॉट ये बिग सम दीज डेज, यानी कि आज के दिन में, यानी कि इन दिनों में 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इसमें गलती क्या है, देखिए 100 रुपीज, ठीक है। अब आर नहीं लगाएंगे क्योंकि 100 रुपीज है, तो इसके लिए हम इज का यूज करेंगे, इज नॉट ये बिग सम दीज डेज, ठीक है। तो 100 रुपीज इज नॉट ये बिग सम दीज डेज, यानी कि 100 रुपए आज के दिन में कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। इसमें थोड़ी सी गलती थी, आर के जगह पर इज कर देना। ऐसे दूसरा देखिए, योर शर्ट इज इंफीरियर देन कॉफी, यानी कि कॉफी नहीं रहेगा, ठीक है। योर शर्ट इज इंफीरियर देन मी लिख दीजिए यहां पर, ठीक है। क्या रहेगा, तो यहां पे मी कर दीजिएगा, ठीक है। योर शर्ट इज इंफीरियर देन मी। देखिए इंफीरियर का मतलब क्या होता है, इंफीरियर का मतलब होता है घटिया क्वालिटी, ठीक है। तो योर शर्ट इज इंफीरियर देन मी, यानी कि तुम्हारा शर्ट मेरे से घटिया क्वालिटी का है, यानी कि वो कह रहा है कि तुम्हारा शर्ट जो है मेरे शर्ट से घटिया क्वालिटी का है, मेरा शर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो योर शर्ट इज इंफीरियर देन मी, यानी कि तुम्हारा शर्ट मेरे शर्ट से घटिया क्वालिटी का है, ठीक है, यानी कि उसकी शर्ट की तुलना में। तो यहां पर गलती क्या है, देखिए योर शर्ट लिखेंगे, योर शर्ट, ठीक है, इज इंफीरियर। अब इंफीरियर सुपीरियर इन सबके साथ हम देन का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे, और मी नहीं लिखेंगे, माइन लिखेंगे यहां पर, ठीक है। माइन इसके साथ ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा योर शर्ट इज इंफीरियर टू माइन, यानी कि तुम्हारा शर्ट मेरे से घटिया है, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा तीसरा देखिए क्या है, थोड़ी सी गलती थी वही सही करना है। तीसरा देखिए, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन
चल दी थी, ठीक है। तो उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चल दी थी। तो यहां पर जो बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होगा, ठीक है, जो टेंस होगा वो क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द ट्रेन, द चल चुकी थी, तो चुका था चुकी थी रहेगा, तो वहां पर क्या लगेगा, हैड लगेगा, ठीक है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों टेंस को पास्ट इंडेफिनिट कर दिया गया। देखिए यहां पर भी ट्रेन के साथ सेकंड फॉर्म लगा दिया गया, यहां पर भी ही रीच्ड है, ठीक है। तो यहां पर पहले जब आ जाए, यानी कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चल दी थी, तो पहले जो हम लिखेंगे उसमें उसको हम पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है, हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, यानी कि ट्रेन उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चल दी थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो इसमें क्या होगा, यहां पर जो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बना था, इसको हम पास्ट परफेक्ट कर देंगे, ठीक है, बस हो गया। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 4 सिंटैक्स। इसके भी 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसका मतलब क्या होता है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस को हिंदी में बोले तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें आपको करना क्या, जैसे देखिए ए मैडन स्पीच, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसका अर्थ लिखना है, फिर इसका सेंटेंस में यूज करना, जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण में करते हैं। ऐसे दे दिया जाएगा जैसे ईद का चांद होना, ठीक है, तो उसका अर्थ लिखेंगे बहुत दिनों बाद दिखाई देना, फिर उसको वाक्य प्रयोग करेंगे हिंदी में, यहां पर इंग्लिश में करना होगा। ये मैडन स्पीच यानी कि इसका मतलब होता है प्रथम भाषण, प्रथम भाषण, ठीक है। अब इसका सेंटेंस में हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम हर मैडन स्पीच, हर मैडन स्पीच वाज ट्रूली इम्प्रेसिव, ठीक है, इम्प्रेसिव। तो देखिए हर मैडन स्पीच वाज ट्रूली इंप्रेसिव, यानी कि उसका पहला भाषण वास्तव में प्रभावशाली था। तो यहां पर सेंटेंस में यूज करने से पहले यह ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन है वो इसमें आना चाहिए। देखिए मैडन स्पीच, ये क्वेश्चन इसमें आ चुका है, ये सेंटेंस में यूज आपने बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो हर मैडन स्पीच वाज ट्रूली इंप्रेसिव, यानी कि उसका पहला भाषण वास्तव में प्रभावशाली था, इंप्रेसिव था, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा है बाय लीप्स एंड बाउंड। इसका मतलब होता है तीव्रता से या तेजी से, तो यहां पर लिख देंगे तीव्रता से, ठीक है। तो इसका अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड, बाय लीप्स एंड बाउंड, ठीक है। तो आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड, यानी कि जो हमारा देश है वो बहुत ही तीव्रता से उन्नति कर रहा है, ठीक है, बहुत ही तीव्रता से वो विकास कर रहा है। आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस, हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड यानी कि बहुत तेजी से या फिर तीव्रता से, ठीक है। तो यहां पर देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड इस वाक्य में आ चुका है, इस सेंटेंस में आ चुका है, तो ये आपने सही सही यूज कर दिया, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। तीसरा देखिए चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान काम, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आसान काम, आसान काम, ठीक है। तो इसका हम करेंगे, लिखेंगे कुकिंग इज, ये चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर, इसका मतलब क्या होगा, कुकिंग इज ये चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर, यानी कि खाना बनाना मेरी माता जी के लिए बहुत आसान काम है, ठीक है। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होगा आसान काम। आप कुछ भी वाक्य में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो इसमें आना चाहिए। देखिए यहां पर चाइल्ड्स प्ले आ गया, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यही होगा आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ऐसे ही करना है, समझ में आ गया। तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, हम लोग पढ़े होंगे पहले, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द का मतलब जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे देखिए मेजर का मतलब होता है बड़ा या बालिक,
ठीक है, आपने सुना होगा मेजर, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो माइनर हो जाएगा। माइनर का मतलब होता है छोटा या नाबालिग। देखिए, मेजर का मतलब बड़ा, तो माइनर का मतलब छोटा। ठीक है, मेजर का मतलब बालिग, तो माइनर का मतलब नाबालिग। तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं, तो ये होगा एंटोनिम्स। ठीक है, दूसरा देखिए ओड। ओड का मतलब होता है विषम, सुना होगा आपने विषम संख्या, तो इसका हो जाएगा इवन। इवन का मतलब होता है सम, तो विषम का सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, यानी कि गुण हो आपके अंदर, तो इसका हो जाएगा वाइस या ड्रॉबैक। ड्रॉ बैक, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, तो वर्च्यू का मतलब गुण, वाइस या ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स में क्या है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे देखिए इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे ऊपर हमने देखा कि विपरीतार्थक शब्द वो विपरीत अर्थ रखते थे। ठीक है, यहां पर सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, जिनका जो मीनिंग हो बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे समानार्थी शब्द। जैसे देखिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत या असीमित। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लिमिटलेस। लिमिटलेस यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, तो उसे भी असीमित बोलेंगे। या एंडलेस, जिसकी समाप्ति ना हो, उसे भी हम वही बोलेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब असीमित, तो लिमिटलेस और एंडलेस का मतलब भी होता है असीमित। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। दूसरा देखिए क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो आप लोगों को पता है साइलेंट का मतलब भी शांत होता है। ठीक है, तो देखिए वर्ड तो अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, यही होगा आपका सिनोनिम्स। तो इसका हो जाएगा पीसफुल। पीसफुल। ठीक है, अच्छा देखिए तीसरा तीसरा वीगर। वीगर का मतलब होता है ताकत। ठीक है, आपके पास कितनी ताकत है, तो पावर का मतलब भी ताकत होता है, पावर या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब भी ताकत होता है। तो वीगर का मतलब ताकत, पावर एंड स्ट्रेंथ का मतलब भी ताकत। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, यानी कि इनका मीनिंग सेम होगा। ठीक है, दैट्स अ सिनोनिम्स। लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, इसके बाद एक और टॉपिक होगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो देखिए सेक्शन सी का, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना। जैसे देखिए फर्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, यानी कि समझने में जो असमर्थ हो, समझने से समझ से बाहर हो, उसे हम एक वर्ड में बोलेंगे यूनिटेलिजिबल। ठीक है, यूनिटेलिजिबल। यूनिटेलिजिबल का मतलब होता है समझ से बाहर, समझ से बाहर। ठीक है, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड यानी कि जो समझने में असमर्थ हो, समझ से बाहर हो, उसे हम यूनिटेलिजिबल बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है समझ से बाहर। ऐसे दूसरा देखिए वन हु डज नॉट ईट मीट, यानी कि जो मीट ना खाता हो, मीट का मतलब जो मांस ना खाता हो, उसे हम लोग बोलेंगे वेजिटेरियन, एक वर्ड में वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है बताइए, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी। ठीक है, तो वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस नहीं खाता, उसे हम लोग एक वर्ड में वेजिटेरियन बोलते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए ये प्लेस फॉर कीपिंग वेरियस एनिमल्स, यानी कि वह जगह जहां विभिन्न प्रकार के जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जानवरों को रखने की जगह, उसे हम लोग जू बोलते हैं। जू का मतलब नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग टहलने भी गए होंगे, तो इसे एक वर्ड में बोलते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, जू, तो इसे एक वर्ड में हम बोलते हैं चिड़ियाघर। तो ये प्लेस फॉर कीपिंग वेरियस एनिमल्स, यानी कि ऐसी जगह जहां कई प्रकार के जानवरों को रखा जाता है, इकट्ठे रखा जाता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर रहते हैं वहां पर, उसको जू बोलते हैं, यानी कि चिड़ियाघर बोलते हैं। ठीक है, कितने लोग टहले हैं कमेंट बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा लास्ट टॉपिक। एक और टॉपिक है होमोफोन्स ग्रामर में, पहले उसको देख लेंगे, तब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होमोफोन्स। 9 नंबर टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें आपको क्या करना होगा। जैसे देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है चेक चेक। ठीक है, दो दिए गए हैं, दोनों देखने में लगभग सेम लग रहे हैं, लग रहा है कि दोनों सेम ही हैं। ठीक है, बट इनका अर्थ अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, इनका मीनिंग लिखना है और इनका सेंटेंस में यूज करना है, ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके। जैसे देखिए चेक और चेक दोनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, और इस चेक का मतलब होता है, इस चेक का मतलब होता है धनादेश, यानी कि रुपए निकालने का आदेश देना, चेक काट दीजिए पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसका सेंटेंस में यूज करना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने कर लिया। तो देखिए पहले का मतलब हम लिख सकते हैं पुलिस चेक्ड द कार। ठीक है, पुलिस चेक द कार, यानी कि पुलिस ने कार की तलाशी ली। ठीक है, नीचे देखिए इस चेक का मतलब होता है धनादेश। धनादेश तो आई रिसीव्ड ये चेक, आई रिसीव्ड ये चेक। ठीक है,
तो देखिए आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को, जो आपका चेक है, ये वर्ड है, इसको यूज कर देना है इसमें। देखिए चेक का सेकंड फॉर्म है, ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो पुलिस चेक द कार, पुलिस ने कार की तलाशी ली। इस चेक का मतलब होता है धनादेश, आई रिसीव्ड ए चेक, मुझे एक धनादेश मिला, यानी कि मुझे एक चेक मिला। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस बताता है। तो वहां पर लिखा रहेगा कि ऐसे इसका मीनिंग लिखिए और इसका सेंटेंस में यूज कीजिए ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल सके। तो वही आपको करना है। दूसरा देखिए सेल, ये सेल दोनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं। इस सेल का मतलब होता है कोशिका। देखिए हमारा जो बॉडी है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो ये कोशिका। इस सेल का मतलब होता है बेचना, सभी को पता है, कुछ भी बेचिए। ठीक है, तो ये सेल का मतलब होगा। तो इस सेल का हम क्या करेंगे, जैसे लिख देंगे ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। दूसरा सेल का मतलब होता है बेचना। तो यहां पर कुछ भी लिख देंगे, ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, यानी कि वह अपना फोन बेचने जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, दोनों को सेंटेंस यूज भी कर देना ताकि मीनिंग उनका क्लियर हो सके, बस कुछ नहीं। तीसरा देखिए, 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो इलिजिबल, इस इलिजिबल का मतलब होता है योग्य। ठीक है, क्या होता है, योग्य। और ये दूसरा इलिजिबल है, इलिजिबल, इसका मतलब होता है पढ़ा ना जा सकने वाला। ठीक है, पढ़ा ना जा सकने वाला, यानी कि जिसको पढ़ा ना जा सके। ठीक है, उसे हम लोग इलिजिबल बोलते हैं। तो इस इलिजिबल का मतलब होता है योग्य। तो इसका क्या लिखेंगे, जैसे हम एक वर्ड एक करेंगे, आई एम नॉट इलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एनी मोर। ठीक है, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एनी मोर, यानी कि मैं अब इस पद के लिए के योग्य नहीं हूं। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एनी मोर, मैं अब इस पद के योग्य नहीं हूं, यानी कि एलिजिबल नहीं हूं मैं इसके लिए। ठीक है, दूसरा है इलिजिबल का मतलब है पढ़ा ना जा सकने वाला। तो यहां पर लिखेंगे ही रोट द essay in an illegible handwriting। ठीक है, तो ही रोट द essay in an illegible handwriting, यानी कि उसने एक निबंध अवैध लिखावट में लिखा। इलिजिबल हैंडराइटिंग यानी कि अवैध लिखावट, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसा लिखा उसने जिसको हम पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे लोगों की राइटिंग भी ऐसी होती है, लिख देंगे हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें होता है। तो ये आपका हो जाएगा इलिजिबल। दोनों में डिफरेंस हो गया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका था 9 टॉपिक था। 27 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि हम हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, उसको ध्यान से समझना होगा और उसी तरह आपको करना है। कोई भी पैसेज आएगा उसको आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ऐसे आपको दे दिया जाएगा एक हिंदी का पैसेज जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। देखिए मैं पहले पढ़ रहा हूं, भी करवाऊंगा। ठीक है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में भी माहिर थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों की दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है। तो देखिए किसी चीज को सॉल्व करना है तो पहले आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो आपको पेपर क्यों कहा जाता है कि 15 मिनट पढ़ो, क्योंकि पढ़ लेंगे तो थोड़ा दिमाग आपका उन क्वेश्चन को ढूंढने में लग जाएगा, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। तो यहां पर आपको मीनिंग पता होगा तो भाई तो कर पाएंगे आप। तो लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, ये वाज बियर वाला है, था थी थे तो वाज बियर लगेगा। तो मुंशी प्रेमचंद वाज, ये महान का होगा ग्रेट, साहित्यकार का होता है लिटरेरी राइटर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है साहित्यकार। तो मुंशी प्रेमचंद वाज ये ग्रेट लिटरेरी राइटर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद
चंद वाज ये ग्रेट लिटरेरी राइटर का मतलब होता है महान साहित्यकार, यानी कि साहित्यकार। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद वाज ग्रेट लिटरेरी राइटर, यानी कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। ठीक है, एक एक लाइन सॉल्व करना आपको ध्यान से। आगे देखिए, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो किसका जन्म? उनका। किसका का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उनका, तो ही वाज हुआ था, ही वाज जन्म का होता है बॉर्न, तो ही वाज बॉर्न। ठीक है, अब किस ग्राम में? ग्राम का क्या होगा? विलेज, इन ये विलेज। ठीक है, उस विलेज का नाम क्या था? लमही, तो कार्ड लमही। ठीक है, तो उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था, तो ही वाज बॉर्न इन ये विलेज कार्ड लमही। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही वाज born in a village called लमही। ठीक है, लमही। तो ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। ऐसे एक एक लाइन सॉल्व करना पड़ेगा आपको ध्यान से। ठीक है, आगे देखिए, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। ठीक है, तो यहां पर मतलब क्या होगा? एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, देखिए भी का मतलब होता है, भी का इंग्लिश क्या होगा? इवन। ठीक है, इवन आफ्टर, यानी कि लेकर भी, बीइंग बॉर्न, यानी कि उनका जन्म जो है एक साधारण परिवार में हुआ था। तो इसको लिखेंगे इवन आफ्टर बीइंग बॉर्न इन ए सिंपल फैमिली, यानी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो ही वाज रिनोड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इवन आफ्टर। देखिए अभी यहां पर अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो इवन आफ्टर बीइंग बॉर्न इन ये सिंपल फैमिली, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए मैं बता रहा हूं फिर से एक बार। ठीक है, तो इवन आफ्टर बीइंग बॉर्न, ठीक है, यानी कि एक सिंपल फैमिली, यानी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी, ठीक है, या एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, इवन का मतलब भी, आफ्टर बीइंग बॉर्न यानी कि जन्म लेकर, इन ये सिंपल फैमिली, एक साधारण परिवार में। ठीक है, आगे क्या है? उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो ही वाज रोशन करना के क्या होगा? रीनोन्ड थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसका मतलब होगा पूरे विश्व में। ठीक है, द वर्ल्ड, WORLD, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। तो ही वाज रिनोड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि इवन आफ्टर बीइंग बॉर्न इन ए सिंपल लाइफ, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी ही वाज रिनोड थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे संसार में अपना नाम रोशन किया। ठीक है, ऐसे लिखना। आगे देखिए, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो किसका समान अधिकार था? पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो उनका का हम क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, क्या लिखेंगे? ही। तो देखिए हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो ही हैड समान अधिकार का क्या होगा? इक्वल कमांड। ठीक है, किसमें? दोनों में। तो इन बोथ, किसमें? हिंदी एंड उर्दू। तो लिखेंगे उनका समान अधिकार था, इसको पहले लिखेंगे ही हैड इक्वल कमांड। ठीक है, उनका समान अधिकार था हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में। तो इसका हम लिख देंगे इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ही हैड इक्वल कमांड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, एंड उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, तो ही हैड इक्वल कमांड, उनका समान अधिकार था इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, यानी कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में। ठीक है, तो उनका हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में समान अधिकार था। ठीक है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। आगे देखिए, अभी बहुत काफी बड़ा है, क्योंकि 5-6 नंबर ऐसे फ्री में तो मिलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए, उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे। कौन माहिर थे? पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, वे। ठीक है, तो इनके लिए हम ही का यूज करेंगे। तो ही वाज
देखिए था थी थे आ गया तो वाज का यूज होगा, तो ही वाज, माहिर का मतलब होता है एक्सपर्ट, तो ही वाज एन एक्सपर्ट, ठीक है। किसमें माहिर थे? उपन्यास तथा कहानियां लिखने में, तो इन राइटिंग में का हो जाएगा इन, लिखने का हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। अब उपन्यास तथा कहानियां, उपन्यास का होगा इंग्लिश नॉवेल एंड कहानी का स्टोरी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ही वाज एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल एंड स्टोरी, ठीक है। अगर आपको हिंदी मीनिंग का इंग्लिश पता होगा वर्ड का तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ही वाज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरी, ठीक है। यानी कि उपन्यास और कहानियां लिखने में वे माहिर थे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। तो किसका अनोखा वर्णन मिलता है, ठीक है। तो देखिए उनके समाज में भारतीय जो भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है उनके उपन्यासों में, ठीक है। तो जो उनके उपन्यास है हिज नॉवेल्स, ठीक है, उनका उपन्यास जो है भारतीय समाज के अनोखे वर्णन से मिलकर बना है। तो हिज नॉवेल्स कंटेन्स ये यूनिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये यूनिक डिस्क्रिप्शन यानी कि एक अनोखा वर्णन, कंटेन मिलता है, कंटेन का मतलब होता है मिलता है, ठीक है। तो इन हिज नॉवेल कंटेन्स ये यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑन ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज का, ठीक है। तो उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। तो हिज नॉवेल्स, मिलना का हो जाएगा कंटेन, तो हिज नॉवेल कंटेन्स, देखिए यहां पर कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो कंटेन लिखेंगे यहां पर, क्योंकि देखिए नॉवेल का मतलब कई नॉवेल्स हैं, तो कई हैं, तो वर्ब में हम यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हिज नॉवेल्स कंटेन ये यूनिक डिस्क्रिप्शन यानी कि अनोखा वर्णन, यूनिक डिस्क्रिप्शन आप भारतीय समाज का होगा इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हिज नॉवेल्स कंटेन ये यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। यानी कि हिज नॉवेल कंटेन्स उनके उपन्यासों में मिलता है ये यूनिक डिस्क्रिप्शन, एक अनोखा डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन, ठीक है, ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज का। तो उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का एक अनोखा वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी किताबों की दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक है। तो किसका अनुवाद हुआ है, जो उनकी किताबें हैं, तो हिज बुक्स, ठीक है, अनुवाद हुआ है, हिज बुक्स आर ट्रांसलेटेड, अनुवाद का क्या मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट, ठीक है। जैसे आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं यानी कि हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं, तो हिज बुक्स जो उनकी किताबें हैं बी आर ट्रांसलेटेड, वो उनका अनुवाद हुआ है इनटू मैनी लैंग्वेज यानी कि कई भाषाओं में दुनिया में यानी कि इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे लिख देंगे कि हिज बुक्स आर ट्रांसलेटेड into many लैंग्वेज यानी कि कई भाषाओं में, ठीक है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, देखिए हिज बुक्स आर ट्रांसलेटेड उनकी किताबों का अनुवाद हुआ इनटू मैनी लैंग्वेज कई भाषाओं में, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में, ठीक है। तो उनकी किताबों का दुनिया में या संसार में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, आगे हमारा नेक्स्ट है यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हें उपन्यास कहा जाता है, तो यही कारण है कि दैट इज व्हाई उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ही, उन्हें का मतलब होगा ही, ठीक है, कहा जाता है, तो ता है, ती है, ते हैं, यहां पर भी आ गया, ठीक है। तो ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ नॉवेल, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे कि दैट इज व्हाई, यही कारण है, दैट इज व्हाई, ठीक है, ही इज कॉल्ड उन्हें कहा जाता है, ठीक है, द किंग ऑफ नॉवेल यानी कि उपन्यास का सम्राट, द किंग ऑफ नॉवेल, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ नॉवेल यानी कि दैट इज व्हाई, यही कारण है कि ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ नॉवेल, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है, उपन्यास के वे किंग हैं। आगे देखिए क्या है, एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। देखिए वो उपन्यासकार तो है ही, बहुत सारे उपन्यास को उन्होंने लिखा, लेकिन एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। कौन? वे। तो ही लिखेंगे पहले, तो वाज आल्सो
आल्सो क्वाइट, लोकप्रिय का मतलब होता है पॉपुलर, क्वाइट का मतलब होता है काफी, ठीक है। तो ही वाज आल्सो क्वाइट पॉपुलर, ठीक है। किसके रूप में? एज ये के रूप में का हम लिखेंगे एज ये सफल अध्यापक का हो जाएगा सक्सेसफुल टीचर, ठीक है। तो ही वाज आल्सो क्वाइट पॉपुलर एज ये सक्सेसफुल टीचर, तो यही हम यहां पर लिख देंगे ही वाज आल्सो क्वाइट पॉपुलर एज ये सक्सेसफुल टीचर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा। एक लाइन और अभी बचा है, उसको भी देखते हैं। देखिए, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है, यानी कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है। इवन द लेस एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी का हो जाएगा इवन, ठीक है। कम पढ़ा लिखा का मतलब होगा द लेस एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। पढ़ने व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है, तो लेना का क्या हो जाएगा? टेक्स, ठीक है। तो टेक्स काफी रुचि, मच इंटरेस्ट इन, ठीक है, उनकी किताबों को पढ़ने में, इन रीडिंग हिज बुक्स, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी, इवन द लेस एजुकेटेड पर्सन लेता है टेक्स काफी रुचि, यानी कि मच इंटरेस्ट उनकी पुस्तकों को पढ़ने में, इन रीडिंग हिज बुक्स, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे एक लाइन में इवन द लेस एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, टेक्स मच इंटरेस्ट ठीक है, इन रीडिंग हिज बुक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इवन द लेस एजुकेटेड पर्सन, यानी कि कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी टेक्स लेता है मच इंटरेस्ट, काफी रुचि, इन रीडिंग हिज बुक्स, उनकी पुस्तकों को पढ़ने में, ठीक है। तो कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी फिनिश होता है, ठीक है। देखिए, क्लास 12 इंग्लिश सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, आपका जो सेक्शन डी होता है वो 40 नंबर का आता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले हम प्रोज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। प्रोज में क्या पढ़ेंगे? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 करने होते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 8 नंबर मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 7 नंबर, यानी कि जो आपका प्रोज सेक्शन है वो 15 नंबर का होता है, ठीक है। तो 15 नंबर से प्रोज के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम सभी को पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर को भी पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। फिर हम पढ़ेंगे पोएट्री में। पोएट्री में हम एक स्टैंजा को सॉल्व करेंगे जो 6 नंबर का आता है और एक सेंट्रल आइडिया लिखेंगे जो कि 4 नंबर का आता है। आपका पोएट्री जो है टोटल मिलाकर 6 + 4 = 10 नंबर का होता है, ठीक है। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर को, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या आता है? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर के और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सॉरी ये 8 नंबर का रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, ये भी 15 नंबर के आते हैं। यानी कि 15, 30 और 10, 40 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सभी को पढ़ेंगे, जैसा एग्जाम में आता है सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोज के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। पहले प्रोज के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पोएट्री के, फिर सप्लीमेंट्री के, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर सेक्शन डी हेडिंग है। सेक्शन डी आपका लिटरेचर होता है, ठीक है। पूरा सेक्शन डी हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोज, ठीक है। प्रोज के क्वेश्चन हम पहले पढ़ेंगे। प्रोज में क्या क्या आता है? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ेंगे, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बताइए? द लास्ट लेसन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है लेकिन चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इसका क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। यानी कि जो हेमल है उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा और उसकी महत्व को कैसे बताया।
ठीक है, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाषा और उसके महत्व के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि भाषा और उसके महत्व के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कुछ कहा था, देखिए क्या कहा उन्होंने। क्या एम हेमल टोल्ड देम, एम हेमल ने उन्हें बताया दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि फ्रेंच दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। ठीक है, यहां पर इज लिख दीजिएगा, फ्रेंच इज, ठीक है, भाषा है। तो देखिए क्या कहा एम हेमल ने उन्हें बताया, किसको, स्टूडेंट्स को, कि फ्रेंच इस दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। ठीक है, आगे देखिए इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, तो उन्होंने जो फ्रेंच भाषा है इसको सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा भी बताया। ठीक है, आगे भी उन्होंने कुछ कहा, देखिए he asked them to guard it among them and never forget it, यानी कि he asked them, उन्होंने उससे पूछा to guard it, यानी कि इसकी रक्षा करो, अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए, them उन्हें, and never forget it, और इन्हें कभी ना भूलने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि अपने भाषा की रक्षा करने, उन्होंने स्टूडेंट से अपने भाषा की रक्षा करने और इसे कभी ना भूलने के लिए भी कहा कि आप अपनी मातृभाषा की रक्षा कीजिए और उसको कभी मत भूलिए। ठीक है, आगे क्या कहा उन्होंने, ही गेव ए रीजन आल्सो व्हेन पीपुल वेयर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैड की टू देयर प्राइजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ही गेव ये रीजन, यानी कि उन्होंने एक कारण यह बताया कि व्हेन पीपुल वेयर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम, यानी कि जब लोग गुलाम थे, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, ठीक है, जब तक वे अपनी भाषा पर कायम रहे। ठीक है, दे हैड द की टू देयर प्राइजन, यानी कि उनके पास अपनी जेल की चाबी थी। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया कि जब लोग गुलाम थे, ठीक है, जब लोग गुलाम थे, जब वे अपनी भाषा पर कायम रहे तो उनके पास अपनी जेल की चाबी थी, यानी कि अगर आप अपनी भाषा पर कायम रहेंगे तो आपके, अगर आप जेल में हैं तो आपके जेल की चाबी आपके पास होगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा मातृभाषा है। तो उन्होंने अपनी मातृभाषा के बारे में कुछ चीजें बताई बच्चों को, तो यही बताया। ठीक है, एम हेमल, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, यानी कि एम हेमल ने भाषा और महत्व के बारे में क्या बताया। तो एम हेमल टोल्ड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि एम हेमल ने उनसे बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने उनसे अपनी भाषा की रक्षा करने और इसे कभी ना भूलने के लिए भी कहा। ठीक है, he gave a reason also when people were enslaved as long as they held fast to their language they had the key to their prison। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा, उन्होंने एक कारण यह भी बताया कि जब लोग गुलाम थे तब वे अपनी भाषा पर कायम रहे और उन्हें उनके पास अपनी जेल की चाबी थी। ठीक है, लोग गुलाम थे, जेल में बंद थे, तो अगर अब वो अपनी भाषा पर कायम रहे तो उनके पास जेल की चाबी समझ लीजिए थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तो एक क्वेश्चन और देखेंगे क्योंकि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें देखना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, लॉस्ट स्प्रिंग से। देखिए क्या है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसमें एक मुकेश है। ठीक है, मुकेश के बारे में आपने सुना होगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, और ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मुकेश है। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है आपसे कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि अपने हालात के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण अपने परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि मुकेश जो है वो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता है, और जो उनके माता पिता है वो बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं, चूड़ियों बनाने के काम में। तो अपने हालात के प्रति मुकेश का जो दृष्टिकोण है वो उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए यहां पर दिया गया आंसर, मुकेश कम्स फ्रॉम ये फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से आता है, यानी कि चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। ठीक है, अनलाइक हिज फैमिली मेंबर ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग, यानी कि वो जो है
अपने परिवार के सदस्यों के विपरीत वह चूड़ी बनाने से नहीं जुड़ना चाहता, यानी कि वो चूड़ियां नहीं बनाना चाहता, वो कुछ और काम करना चाहता है, उसका सपना कुछ अलग है। देखिए क्या लिखा है, अनलाइक हिज फैमिली मेंबर, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग, वह चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सबका अलग अलग हॉबी होता है, आपकी हॉबी क्या है कमेंट करके बताइएगा, आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर या फिर कुछ और, इंजीनियर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन था, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि अपने हालात के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। तो मुकेश कम्स फ्रॉम ये फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है, यानी कि आता है। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग, अपने परिवार के सदस्यों की तरह वह चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, दो ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा। ठीक है, अब एक हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, क्योंकि देखिए ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। देखिए क्या है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, एक ही करना होगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो क्या है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि मुकेश फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी निर्माताओं से किस प्रकार भिन्न है। देखिए मुकेश का भी परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, लेकिन मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी निर्माताओं से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए यहां पर देखिए क्या है, मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि मुकेश फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी निर्माताओं से भिन्न है। बिकॉज, क्योंकि ही डेयर्स टू ड्रीम, इसका मतलब क्या होगा, उनमें सपने देखने की हिम्मत है। जो मुकेश है इसमें सपने देखने की हिम्मत है, कुछ और बनना चाहता है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके पिताजी हैं वही आप बनिए, जो आपकी माता जी हैं वही आप बनिए, आप कुछ और भी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी हॉबी जो हो, जो आपको पसंद हो, वो आपको बनना चाहिए। आपका जो दिल कर रहा हो, आप जबरदस्ती मत पढ़िए। कोई, अब मान लीजिए आप बनना चाहते हैं IAS, ठीक है, और आपको डॉक्टरी पढ़ाया जा रहा है, तो अब विपरीत हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड जिधर जा रहा है उधर ही आपको जाना चाहिए। इसीलिए पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। ठीक है, आगे देखिए, ही रिफ्यूजेस टू कैरी ऑन द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग। ठीक है, यानी कि वह चूड़ी बनाने की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने से इनकार करता है। देखिए ही रिफ्यूजेस, वो इनकार करता है, टू कैरी द फैमिली ट्रेडिशन, यानी कि अपने पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने से, आप बैंगल मेकिंग यानी कि चूड़ी बनाने पे। ठीक है, तो वो जो है चूड़ी बनाने की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने से इनकार करता है, क्योंकि वो चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे देखिए, इंस्टीड, इसके बजाय ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी कि वह अपना स्वामी होने पर जोर देता है, वह खुद का मालिक बनना चाहता है। देखिए छोटा सा एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बन जाओ, कम से कम दूसरों के अंडर में काम तो नहीं करना पड़ेगा, वही वो चाहता है। ठीक है, तो वो जो है वो अपने स्वामी बनना चाहता है, अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक एंड इट फोकस्ड एंड डिटरमाइंड टू अचीव इट, यानी कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, जो वो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और इसे प्राप्त करने के लिए वो उसी पर फोकस करता है और उसी पर दृढ़ है। ठीक है, तो ही वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, एंड इज फोकस्ड एंड डिटरमाइंड टू अचीव इट, और इसे प्राप्त करने के लिए वह केंद्रित और दृढ़ है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखते हैं, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि मुकेश फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी निर्माताओं से किस प्रकार भिन्न है। तो मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज ही डेयर्स टू ड्रीम, यानी कि मुकेश फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी निर्माताओं से अलग है क्योंकि उसमें सपने देखने की हिम्मत है। ठीक है, ही रिफ्यूजेस टू कैरी ऑन द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग, वह चूड़ी बनाने की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने से इनकार करता है। इंस्टीड ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और वह जो है इसके बजाय वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। ठीक है, उस पर वो जोर देता है। He want to become a motor mechanic and is focused and determined to achieve it, यानी कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और इसे प्राप्त करने के लिए केंद्रित और
दृढ़ है, ठीक है, वो एक सेंटर, वो फोकस कर रहा है एक मोटर मैकेनिक बनने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोज के क्वेश्चन। प्रोज के मैंने आपको बता दिए 1 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, ठीक है। टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आते हैं अपने पोएट्री सेक्शन पर। पोएट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएट्री हमारा 10 नंबर का आता है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा, ठीक है। इसमें रहेगा क्या, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे स्टैंजा में। और पोएट्री में एक सेंट्रल आइडिया आता है, ये एक्सट्रैक्ट आता है 6 नंबर का और सेंट्रल आइडिया आता है 4 नंबर का, टोटल 10 नंबर इसके लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा को कैसे सॉल्व करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टैंजा कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का 4-5 लाइन दे दिया गया, ठीक है। इसके नीचे क्या रहेंगे, देखिए 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3, तीनों का आंसर दीजिए, आप 6 नंबर ले जाइए। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर। देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िए। देखिए यहां पर बीच से दिया गया है, थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए क्या है, जो इसकी लेखिका है, ठीक है, जो इस चैप्टर के लेखिका है उनका नाम क्या है बताइए आप लोग। उनका नाम है कमला दास, ठीक है। वो अपने माता जी के बारे में कह रहे हैं कि मेरी माता जी अब 66 की हो चुकी हैं, यानी कि 66 साल की वो हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो गाड़ी से जा रही हैं 4 व्हीलर से। देखिए क्या देखती हैं वो, देखिए एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। एंड लुक्ड आउट यानी कि वो देखती हैं एट यंग ट्रीज यानी कि जवान पेड़ों को, जवान का मतलब जो कम उम्र के पेड़ हैं, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, और बाहर वो जो है जवान पेड़ों को दौड़ते हुए की ओर दौड़ते हुए देखा, यानी कि वो कमला दास जी जा रही हैं, उनकी माता जी जो है बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कम उम्र के पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो बाहर कम उम्र के पेड़ों को उन्होंने दौड़ते हुए देखा। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब क्या होता है, जो प्रफुल्लित हैं, जो प्रसन्न है, ठीक है। मेरी चिल्ड्रन प्रफुल्लित बच्चे स्प्लिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, स्प्लिंग का मतलब निकल रहे हैं, आउट बाहर, ऑफ देयर होम्स अपने घर से, ठीक है। तो उन्होंने ये भी देखा कि प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, ठीक है। जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, ऐसा वो देखती है, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है, ठीक है, तो परंतु हवाई अड्डे पर या एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जांच के बाद स्टैंडिंग ये फ्यू यार्ड्स अबे, यानी कि कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, ठीक है, स्टैंडिंग खड़े होकर, ये फ्यू यार्ड्स अबे यानी कि कुछ कदम की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर वन फेल, ठीक है, यानी कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनको देखा, वन अपनी माँ को, ठीक है, उन्होंने अपनी माँ को देखा। पेल जो पीली पड़ी हुई है, पेल का मतलब यहां पर पीली होगा, ठीक है। तो जैसे ही वे सिक्योरिटी चेक करवाकर एयरपोर्ट से आती हैं और कुछ ही दूरी पर खड़े होकर वो पुनः अपनी माँ को वो देखती हैं, जो पेल पीली पड़ी हुई हैं। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ठीक है, एज ए लेट विंटर्स मून यानी कि पिछले शीतकाल की जो चंद्रमा है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उन्हें जो है बूढ़ी हो गई है वो, ठीक है, फैमिलियर एज परिचित, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि जो मेरी माँ है वो पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह फीकी और पीली थी, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा था। पेल मतलब होता है पीली, ठीक है। तो वो अपनी माता जी के बारे में कह रहे हैं कि मेरी माता जी 66 की हो चुकी है, वो लगभग पीली पड़ गई हैं, वो बहुत ज्यादा पीली पड़ गई हैं। तो देखिए यहाँ पर एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो बाहर कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए उन्होंने देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो प्रसन्नचित बच्चे हैं, प्रफुल्लित बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा के बाद स्टैंडिंग ये फ्यू यार्ड्स अबे, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, मैंने अपनी माँ को देखा, पेल जो पीली पड़ी हुई है। एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट एंड ओल्ड, और किस प्रकार से पीली हुई है, वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह फीकी और पीली दिखाई दे रही है, ठीक है, फैमिलियर ऐसे, ये आपका हो जाएगा। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन, यानी कि कवित्री ने फिर से अपनी मां की ओर क्यों देखा। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने अभी बताया, कवित्री ने चिंता और असुरक्षा की भावना के कारण अपनी मां को देखा कि मेरी मां जो है वो असुरक्षित है, उनकी उम्र हो चुकी है, वो पीली पड़ गई है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या है, व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, यानी कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो देखिए उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी माता जी जो है वो पीली पड़ गई है, ठीक है। उसने अपनी माँ की पीली
आश्वास्तिकर उपस्थिति देखी, कि उनकी माँ जो है पीली पड़ गई है। तीसरा देखिए, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, यानी कि लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा अलंकार है, बताइए आप लोग कौन सा अलंकार होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, इसमें यूज किया गया। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे इसका आंसर। चलिए लिखते हैं हम, इसी ऐसे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, एक पेज लेंगे और इसका आंसर खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए पोएट्री में थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएटस लुक एट हर मदर अगेन, यानी कि जो कवित्री हैं उन्होंने अपनी माँ को दोबारा क्यों देखा। तो देखिए लिखेंगे द पोएटस लुक्ड एट हर मदर अगेन because of her feeling of एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। ठीक है, एंड इनसिक्योरिटी। तो देखिए क्वेश्चन आपका था कि व्हाई डिड द पोएटस लुक एट हर मदर अगेन, यानी कि कवित्री ने फिर से अपनी मां की ओर क्यों देखा। तो देखिए द पोएटस लुक्ड एट हर मदर अगेन, कवित्री ने अपनी मां की ओर फिर से देखा, बिकॉज क्योंकि ऑफ हर फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि उनकी असुरक्षा, चिंता और असुरक्षा की भावना के कारण। तो जो कवित्री है उन्होंने चिंता और असुरक्षा की भावना के कारण अपनी मां की ओर देखा। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरी मां जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो बूढ़ी हो गई हैं, उनके चेहरे पर पीलापन आ गया। ठीक है, वो शीतकाल के चंद्रमा की तरह एकदम फीकी और पीली दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उनको देखकर। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्हें लगा कि मेरी माँ जो है पीली पड़ गई है। तो यहां पर लिखेंगे सी ऑब्जर्व्ड हर मदर्स पेल अनहेल्दी अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए सी ऑब्जर्व हर मदर्स पेल का मतलब होता है पीला, अनहेल्दी अस्वस्थ अपीयरेंस दिखाई दी। तो क्या हुआ, उसने अपनी माँ की पीली अस्वास्थ्यकर उपस्थिति देखी, कि मेरी माँ जो है वो पीली पड़ चुकी है, वो अस्वस्थ हो चुकी हैं। ठीक है, और मेरे सामने उपस्थित है, मेरे सामने खड़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि यंग पेड़ों को दौड़ते हुए उन्होंने देखा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इंग्लिश में हम लोग जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं अलंकार, ठीक है, वैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, उसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो द फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन इसमें है। कौन सा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसमें वर्क पर्सोनिफिकेशन होता है। इज यूज्ड इन द गिवन लाइन, यानी कि दिए गए जो पंक्ति है इसमें पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन है। बस हो गया। तो 3 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया, 6 नंबर हमारा क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे 6 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे आपको दिया जाएगा, जैसा मैंने बताया 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर लिखना होगा। बस हो गया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, जो कि है सेंट्रल आइडिया। अब आते हैं स्टूडेंट सेंट्रल आइडिया पे, जो कि आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, देखिए जैसे आपको इस वीडियो में मैं किसका सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं, कीपिंग क्वाइट का। ठीक है, कीपिंग क्वाइट आप में चैप्टर है, 3rd चैप्टर, तो इसका मैं सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको लिखना होता है, इसमें आपको जो पोएम है
उसका सेंटर पॉइंट लिखना होता है कि आखिर इस पोएम में बताया क्या गया है, ठीक है। उसको नॉर्मली लिखना होता है आपको कुछ वर्ड्स में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए क्या बताया गया इस कहानी में, सॉरी इस कविता में क्या बताया गया वही आपको इसमें लिखना है। देखिए इन कीपिंग क्वाइट, यानी कि कीपिंग क्वाइट में, कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है इस कविता में, ठीक है। द पोएट कवित्री या कवि, ठीक है, डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि डिमांड्स वो मांग करती हैं, ठीक है। द नेसेसिटी आवश्यकता की ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब शांत आत्मनिरीक्षण की, ठीक है। तो इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि इस कीपिंग क्वाइट कविता में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करती है, ठीक है। समझ में आया। देखिए वो कहती हैं मैंस एक्शन, जो आदमियों का, ठीक है, जो मनुष्य की हरकतें हैं, हिज रस, रस का मतलब क्या होता है बताइए, उनकी हड़बड़ी, एंड हुरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड, और हुरी का मतलब क्या होता है जो उनकी हड़बड़ी से पहले, हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले जो उनकी ऑलरेडी कॉज्ड मच चाव, ठीक है, यानी कि बहुत अराजकता, एंड ट्राउबल और परेशानी इन द वर्ल्ड, ठीक है, संसार में। यानी कि उनका कहना है कि मैंस एक्शन, जो मनुष्य की हरकतें हैं, हिज रस, उनकी जो हड़बड़ी है और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया बहुत अराजकता और परेशानी पैदा करती है। यानी कि मनुष्य जो है बहुत हड़बड़ी में काम कर रहा है, बहुत जल्दी काम करना चाहता है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, ठीक है। तो मनुष्य की जो हरकतें हैं, उसकी जो हड़बड़ी है, उसने दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। इनका मतलब ये है, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पॉज, नाउ अब इट इज द टाइम, यह वह समय है, व्हेन जब ही शुड उन्हें लेना चाहिए, टेक ए पॉज, यानी कि टेक ए पॉज का मतलब विराम, ठीक है। अब वह समय आ गया है जब उन्हें उसे विराम लेना चाहिए, ठीक है। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ही शुड डू उन्हें करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब होगा आत्मनिरीक्षण, ठीक है। अब उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस, स्थिरता, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है। तो स्थिरता का अर्थ टोटली इनएक्टिविटी, यानी कि पूर्ण रूप से निष्क्रियता। तो इस स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है, यानी कि अगर स्थिर है कोई आदमी तो वो पूर्ण निष्क्रिय नहीं है, इसका मतलब ये मत समझिए। तो स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है, स्टिलनेस एंड साइलेंस, इसका मतलब क्या होगा, शांति और मौन, ठीक है। विल हेल्प, वो सहायता करते हैं मैन, आदमियों का, इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी समझ की भावना पैदा करने में, ठीक है, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्य के बीच। तो शांति और मौन जो है ये मनुष्य के आपसी समझ की भावना पैदा करने में मनुष्य की मदद करेंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में हमें कविता में क्या कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता दूं आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। देखिए इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कीपिंग क्वाइट कविता में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करती है। Man's action, his rush and hurry have already caused much chow and trouble in the world, ठीक है। यानी कि मनुष्य की हरकतें, उसकी हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पॉज, अब वह समय आ गया है जब उसे विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटली इनएक्टिविटी, यानी कि स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। कोई स्थिर है तो उसका मतलब मत समझिए कि वो निष्क्रिय है, वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि शांति और मौन मनुष्य के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मनुष्य की मदद करता है, ठीक है। Stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual understanding among human being, यानी कि जो आपसी स्थिरता है, ठीक है, जो शांति और मौन है। स्टिलनेस का मतलब होता है शांति, ठीक है, साइलेंस का मतलब शांति और स्टिलनेस का मतलब होता है मौन। तो शांति और मौन जो है ये मनुष्य के अंदर आपसी समझ की भावना पैदा करने में मनुष्य की मदद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है, इसमें की पॉइंट लिखना होता है कि आखिर पोएम में कहा क्या गया है, वही होता है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। समझ में आया, सेंट्रल आइडिया
यानी कि जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया लिखिए, सेंटर में उसको किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से बताया गया है, उसमें आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। तो पोएट्री सेक्शन भी यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर जो कि है सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। देखिए सप्लीमेंट्री रीडर, तो इसमें भी क्या क्या आते हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स, टोटल मिलाकर 15 मार्क्स का ये भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, चलिए पहले फर्स्ट चैप्टर का हम देखते हैं। सेकंड चैप्टर का द टाइगर किंग का ये क्वेश्चन देखिए। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 देखेंगे, ठीक। तो देखिए क्या है इसमें, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय क्यों किया, ठीक है। आखिर उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि मैं अब शादी करूंगा। तो देखिए द टाइगर किंग सडनली डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने अचानक शादी करने का फैसला लिया बिकॉज, क्योंकि फर्स्टली सबसे पहले, क्योंकि पहले ही वाज ऑफ मैरिजेबल एज, यानी कि वह विवाह के योग का उम्र था, एंड सेकेंडली और दूसरा कारण ये था ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज स्टेट, यानी कि वो अपने ससुराल में, ससुराल का मतलब जहां उसकी शादी हुई थी उसमें वो 30 बाघों को मारना चाहता था, क्योंकि वो 100 बाघ का मारने का उन्होंने फैसला किया था, ठीक है। स्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर, यानी कि उसे 30 बाघ और मारने थे, क्योंककि वो जो है 100 टाइगर मारने का उसने फैसला किया था। तो देखिए टाइगर किंग, फिर से देखते हैं, द टाइगर किंग सडनली डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने अचानक शादी करने का निर्णय इसलिए लिया बिकॉज, क्योंकि फर्स्टली सबसे पहले ही वाज ऑफ मैरिजेबल एज, वह शादी करने की उम्र में था, एंड सेकेंडली और दूसरा कारण ये था ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स, वह 30 और टाइगर्स को मारना चाहता था इन हिज फादर इन लॉज स्टेट, यानी कि अपने ससुर जी के राज्य में जहां उसकी शादी हो रही थी, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट टू टैली ऑफ 100 टाइगर, यानी कि 100 बाघों के मारने की गिनती को पूरा करने के लिए। तो टाइगर किंग ने अचानक शादी करने का फैसला किया, क्योंकि पहला वह विवाह योग्य था और दूसरा वह 100 बाघों की गिनती पूरा करने के लिए अपने ससुर के राज्य में 30 बाघों को मारना चाहता था, क्योंकि वो 70 मार चुका था, 30 और बचे थे, उसको भी मार देगा। क्यों मार रहा था वो, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि जो उनकी मृत्यु है वो बाघ के कारण ही होगी। तो फॉर दिस रीजन ही विश टू मैरी ए गर्ल इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन, इस कारण से ही विश टू मैरी ए गर्ल, उसने एक लड़की से शादी करने का फैसला किया इन द रॉयल फैमिली, ठीक है, जो शाही परिवार से थी, ऑफ स्टेट, यानी कि उसके पास एक बड़ा राज्य था, विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और उसमें बहुत बड़ी आबादी में बाघ भी थे, ठीक है। तो इस कारण वह बाघों की एक बड़ी आबादी वाले राज्य के शाही परिवार में एक लड़की से शादी करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं उस लड़की से शादी करूं जिसके राज्य में, ठीक है, बहुत सारे बाघ हों, बहुत सारे टाइगर हों, क्योंकि उसको टारगेट अपना पूरा करना था, 100 टाइगर उसे मारने थे, ठीक है। तो उसे टारगेट पूरा करने के लिए ही उसने शादी की थी, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या था, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया। तो द टाइगर किंग सडनली डिसाइड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली ही वाज मैरिजेबल एज एंड सेकेंडली ही वांट टू किल 30 टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज स्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर, यानी कि टाइगर किंग ने अचानक शादी करने का फैसला किया, क्योंकि पहला कारण ये था कि वह शादी करने के योग्य था, ठीक है, शादी करने की उम्र में था, और दूसरा कारण ये था कि वो 100 बाघों को मारने के लिए अपने, यानी कि वो जो है 100 बाघों को गिनती, 100 बाघों की गिनती पूरा करने के लिए अपने ससुर के राज्य में 30 और बाघों को मारना चाहता था, ठीक है। फॉर दिस रीजन ही विश टू मैरी ए गर्ल इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि इस कारण वह बाघों की एक बड़ी आबादी वाले राज्य के शाही परिवार में एक लड़की से शादी करना चाहता, ठीक है, जहां पर बहुत सारे बाघ हों, बहुत सारे टाइगर्स हों, ताकि वो अपना टारगेट को पूरा कर सके। 100 टाइगर को मारना था उसे, तो वो अपने टारगेट को वहां पर पूरा कर सकता था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, तो ये भी हमारा सॉल्ट ही होगा और ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से। देखिए इसमें क्या है, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि जो औसत वैश्विक तापमान है वो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए औसत वैश्विक तापमान का मतलब क्या होगा, जो औसत वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है, जो हमारा वातावरण है इसका जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, बट कारण क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज
ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओजोन लेयर व्हिच इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन व्हिच इज टर्न इफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, जो हमारा औसत वैश्विक तापमान है, वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? हम लोगों के कारण ही बढ़ रहा है। देखिए, गलती हम लोगों की है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रदूषण होगा, पॉपुलेशन होगा, उतनी ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर की, ओजोन की जो परत है उसमें कमी के कारण, व्हिच इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, व्हिच इन टर्न इफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ठीक है, और जिसके बदले में वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि क्वेश्चन था व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि जो औसत वैश्विक तापमान है वो क्यों बढ़ रहा है। तो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, यानी कि औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, हमारा जो वायुमंडल है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ओजोन परत में लगातार कमी आ रही है। इसमें कमी क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए, पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। जितना ज्यादा पर्यावरण में प्रदूषण होगा उतनी जल्दी ओजोन लेयर में कमी आएगी। ठीक है, उसका क्षरण होगा। तो इसीलिए प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है, और इसको रोकने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, प्लांटिंग करना। समझ में आया? तो देखिए, व्हिच इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो जो ओजोन लेयर है अगर इसमें कमी आएगी तो ये फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगा, व्हिच इन टर्न अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ये जो है ग्लोबल कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा, जिससे हमारे जो वातावरण है उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसमें 7 मार्क्स का ही रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, इन व्हाट वे हैव द ह्यूमन अफेक्टेड ग्लोबल फेनोमेना, यानी कि मनुष्य ने वैश्विक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। जो हम लोग हैं, जो हमारा वैश्विक परिदृश्य है, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल है उसको हम लोग किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्या जो ओजोन परत में कमी हो रही है वो हमें लोगों के कारण हो रही है? ठीक है, मनुष्यों के कारण ही हो रही है। तो देखिए, इसमें कुछ बताने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित है, लिमिटेड है, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, जो मानव की जनसंख्या है, इज ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन सीमित है और मानव जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। देखिए, जितना ज्यादा जमीन है उतना ही जमीन रहेगा, लेकिन जो जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो लोग भागेंगे, शहरों से गांव में भागेंगे, ऐसे ऐसे भागेंगे सभी लोग। ठीक है, दिस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पीशीज। ठीक है, इसने हमें छोड़ दिया है, यानी कि अन्य प्रजातियों के साथ संघर्ष करने के लिए। तो अब क्या हुआ है, एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के से जो है लड़ाई करता है, संघर्ष करता है। ठीक है, तो ये हाल हो गया आज का। थोलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो थॉटलेस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जो जीवाश्म ईंधन, बिना सोचे समझे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधन, हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि इसने जो है पूरे संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बना दिया है। तो जीवाश्म ईंधन के बिना सोचे समझे जलाने से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन गया है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उसको बिना सोचे समझे लगातार जलाया जा रहा है। मतलब क्या, जैसे गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों से क्या होगा, धुएं निकलेंगे। ठीक है, तो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में आप जाएंगे तो वहां का वायु गांवों की वायु की तुलना में कुछ ज्यादा प्रदूषित होगा, क्योंकि शहरों में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और गाँव में पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो थॉटलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि थॉटलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधनों के लगातार जलने से, ठीक है, बिना सोचे समझे लोग जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, जिससे दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन गया। हमारे चारों तरफ धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करें, पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होता है, देखिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो आप ही को पता है। ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि पेड़ पौधे जो है वो कितना ज्यादा नेसेसरी है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं वो ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग आपको करना चाहिए। ओजोन लेयर इज डिफ्लेक्टिंग
ओजोन परत जो है वो लगातार डिप्लेक्टिंग, कमी हो रही है उसमें, वो लगातार कम हो रहा है। इट इज इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि ये औसत वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज पोजिंग ए ग्रेट डेंजर टू द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये पृथ्वी के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। दस ह्यूमन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड एट द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसीलिए जो मानव ने विश्व को विनाश करने के कगार पर ला दिया है। जो मनुष्य हैं उन्होंने ही अपने जीवन को संकट में डाल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं हम देख लेते हैं। देखिए, इन व्हाट वे हैव द ह्यूमन अफेक्टेड ग्लोबल फेनोमिना, यानी कि मनुष्यों ने वैश्विक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित किया। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली। जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है और मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दिस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पीसीज, और इसने हमें अन्य प्रजातियों के साथ संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। थॉटलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि जीवाश्म ईंधन के बिना सोचे समझे जलाने से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन गया है। ओजोन लेयर इज डिप्लेक्टिंग, ओजोन लेयर में लगातार क्षरण हो रहा है, यानी कि उसमें लगातार कमी हो रही है। इट इज इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और ये औसत वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज पोजिंग ए ग्रेट डेंजर टू द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पृथ्वी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो 10 ह्यूमन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड एट द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार मानव ने, यानी कि मनुष्य ने विश्व को विनाश के कगार पर ला दिया है, ठीक है। यही सब रीजन है। तो ऐसे ही लगातार अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा और इस पृथ्वी से मानव जाति का विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये फिनिश होता है।